हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 21 अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू पीपल आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू विल नॉट सपोर्ट मी इन दिस इनिशिएटिव देन सर्टेनली आई विल स्टॉप डूइंग दिस एनालिसिस ऑल टुगेदर। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, एजुकेशन टू ट्रैवल आउटवर्ड रेमिटेंस इन अगस्त ऑल टाइम हाई। तो आउटवर्ड रेमिटेंस अगस्त में ऑल टाइम हाई हो गई। लास्ट ईयर तो वैसे भी कोविड की वजह से यहाँ पर डिमांड कम थी। अब जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो अब्रॉड ज़्यादा जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उसके दो रीजंस यहाँ पर बताए गए हैं। पहली बात ये, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपनी कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ा दी है। इसके अलावा जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ी है। तो यहाँ पर दो रीजंस दिए गए हैं। सेवरल यूनिवर्सिटीज़ हैव एडेड कैपेसिटी फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ हाइब्रिड मोड ऑफ एजुकेशन। और इसके अलावा जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनका शेयर भी बढ़ गया है क्योंकि उनकी कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में $2,50,000 तक यहाँ पर रेमिट कराया जा सकता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, जिसके लिए भी हो। यहाँ पर $2,50,000 यहाँ पर रेमिट कराए जा सकते हैं। और रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, मतलब रेसिडेंट इंडिविजुअल्स करा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सिटीज़न होना है। तो अंडर द LRS रेसिडेंट इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू रेमिट अप टू $2,50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, किसी भी काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल ओवरसीज़ जाना है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्टडीज़ के लिए, ट्रैवल के लिए, एमिग्रेशन। अब यहाँ पे दो टर्म होते हैं, एक होता है एमिग्रेशन, एक होता है इमिग्रेशन। एमिग्रेशन फ्रॉम होता है, इमिग्रेशन टू होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया से कोई जा रहा है तो एमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया होगा, और यूके कोई जा रहा है तो इमिग्रेशन टू इंडिया हो गया, इमिग्रेशन टू यूके हो गया। अब रेसिडेंट्स कैन ऑल्सो ट्रांसफर मनी फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन अंडर LRS। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए भी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में यहाँ पर रेमिट कराया जा सकता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है उसके लिए फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, लेकिन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है, उसके लिए पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी है। उसके लिए एक ऐसा स्तारापुर कमेटी भी बनाई गई थी जो कि ये बता रही थी कि हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए भी फुल कन्वर्टेबिलिटी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशन है, जब वो फुलफिल होगी उसके बाद ही हम यहाँ पर फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये बोला गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर अथॉरिटीज़। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया अथॉरिटीज़ के लिए, इसके अलावा लोअर कोर्ट्स के लिए, कि जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको ये बात बताई जाए कि उनका फंडामेंटल राइट है कि वो बेल सीक कर सकते हैं अगर मैक्सिमम पीरियड तक यहाँ पर चार्जशीट फाइल नहीं की गई है। तो जो मैक्सिमम पीरियड है लॉ के अंदर कि इतने पीरियड में चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए, लेकिन उतने पीरियड में अगर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तो यहाँ पर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो हैं उनका फंडामेंटल राइट है कि वो डिफ़ॉल्ट बेल ले सकते हैं। अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बेल का जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 167 क्लॉज 2 ऑफ द CRPC है। अभी फंडामेंटल राइट है वो इसीलिए क्योंकि आर्टिकल 21 से आ रहा है। The right to seek default bill under section 167 clause 2 CRPC is a fundamental right and not merely a statutory right। तो ये सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, एक्चुअल फंडामेंटल राइट है, क्योंकि आर्टिकल 21 को इंश्योर कर रहा है। तो इट हैज़ बीन हेल्ड टू बी एन इनडिफिसिबल पार्ट ऑफ द राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको पेंडेमिक के टाइम में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि कोई भी अंडर ट्रायल प्रिजनर जिसका एक मैक्सिमम टाइम फ्रेम में यहाँ पर चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो उसका डिफ़ॉल्ट राइट टू बेल है अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 2, जो कि डायरेक्टली फ्लो होता है फ्रॉम द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये न्यूज़ खैर इंपॉर्टेंट नहीं, पर हम देख लेते हैं क्योंकि इसमें डेली कुछ ना कुछ होता ही रहता है डेवलपमेंट। तो द फोकस में हैव बीन ऑन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्टर्न लद्दाख में, और साथ ही जो तवांग वाला सेक्टर है वहाँ पर, यहाँ पर इंडियन आर्मी ने इंडक्ट कर दिए बोफोर्स गन, इसके अलावा हाउवित्जर, तो द न्यू अल्ट्रालाइट हाउवित्जर M77 आर्टिलरी गन्स, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई हैं। अब इंडिया ने लगभग 145 M777 गन्स लिए थे, और यहाँ पर लगभग 145 ऑर्डर किए थे, जिसमें जो आधी आ चुकी हैं जो कि हमने इंडक्ट कर दी हैं। तो हाउवित्जर के बहुत सारे एडवांटेजेस ओवर द बोफोर्स गन्स। अब क्या एडवांटेज है? एक तो वेट, ये हल्के होते हैं इसलिए इनको डिप्लॉय किया जा सकता है कहीं भी। तो इट हैज़ ओवर बोफोर्स इज दैट ड्यू टू इट्स वेट इट कैन बी डिप्लॉयड इन लोकेशंस वेयर द ओल्डर हेवियर गन्स आर टफ टू टेक। इसके अलावा इनको चीनूक हेलीकॉप्टर्स की हेल्प से वैली में भी आसानी से ले जाया जा सकता है। तो हाउवित्जर के काफ़ी बेनिफिट हैं। हाउवित्जर M77 आर्टिलरी गन्स के बोफोर्स के ऊपर क्या बेनिफिट है कोई आपसे पूछेगा नहीं, बस नॉलेज के लिए हो गया। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लेंसेट की एक रिपोर्ट आई है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कितने ज़्यादा इम्पैक्ट हैं। तो लेंसेट की रिपोर्ट का नाम है सबसे पहले काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट 2021।
अब इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि लगभग 3.4 लाख पीपल जो हैं वो हीट रिलेटेड कॉजेज़ की वजह से 2019 में मर गए हैं। तो ऑलमोस्ट 3.45 लाख पीपल अबव 65 ईयर्स डाइड ऑफ हीट रिलेटेड कॉजेज़ इन 2019, जो कि अगर 2000 और 2005 के पीरियड से कंपेयर करो तो वो 80.6% ज़्यादा है। तो मोर देन 80.6% ऑफ द 2000 टू 2005 एवरेज पीरियड। अब इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज का फ़र्क यहाँ पर प्रोडक्टिविटी पे क्या पड़ता है, एग्रीकल्चर पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो फ़र्क भी यहाँ पर बताया गया है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्रॉप्स जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। जब क्रॉप्स जल्दी मैच्योर हो जाती हैं तो उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है। तो राइजिंग टेम्परेचर शॉर्टन द टाइम इन विच प्लांट्स रीच मैच्योरिटी। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्लांट से जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ईल्ड कम होती है। और इसी की वजह से देखा गया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मेज़ है उसमें 6% डिक्रीज़ देखा गया है उसके क्रॉप यील्ड पोटेंशियल में। इसके अलावा 3% डिक्रीज़ राइस में देखा गया है, 1.8% डिक्रीज़ कंपेयर टू 1981 टू 2010 लेवल्स। तो मेज़ में 6% डिक्रीज़ देखा गया एंड क्रॉप यील्ड पोटेंशियल वीट 3% डिक्रीज़ एंड राइस 1.8% डिक्रीज़। अब जो लैंसेट रिपोर्ट है वो यहाँ पर हीट वल्नरेबिलिटी को इंडेक्स करती है 0 से 100 में, और इंडिया का जो इंडेक्स है वो 31 आया है। अगर 1990 से कंपेयर करो तो उससे 15% ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये समझ आ रहा है जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो इंडिया पर भी बहुत ज़्यादा है। जो हीट रिलेटेड मोर्टालिटी है वो भले ही डिक्रीज़ हुई है बिटवीन 2018 एंड 2019 इन WHO यूरोपियन रीजन, लेकिन उसके बाद भी ये जो रीजन है अभी भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। लगभग 1.08 लाख डेथ्स हुई हैं हीट वेव्स की वजह से यहाँ पर यूरोपियन रीजन में। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया है उनमें सबसे ज़्यादा लॉसेस देखे गए हैं। इसके अलावा हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है इस बात से पता चलता है। 295 बिलियन आवर्स ऑफ पोटेंशियल वर्क वर लॉस्ट अक्रॉस द ग्लोब। तो इतनी ज़्यादा हीट एक्सपोजर की वजह से लगभग एक इंसान के 88 वर्क आवर्स यहाँ पर वेस्ट हो गए। तो दैट इज़ द इक्विवेलेंट टू 88 वर्क आवर्स पर एम्प्लॉयड पर्सन। तो रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इज़ वन ऑफ द 5 कंट्रीज विद द हाईएस्ट एक्सपोजर ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। तो हमारे यहाँ हीट एक्सपोजर की वजह से वल्नरेबल पॉपुलेशन, और इंडिया 5 में से एक कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर हीट वल्नरेबिलिटीज़ देखी गई हैं। तो इंडिया ब्राज़ील सॉ बिगेस्ट जंप इन हीट रिलेटेड डेथ्स। तो इसके अलावा आपको ये भी पता चल गया कि इससे प्रोडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्लाइमेट चेंज से प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, हीट रिलेटेड डेथ्स कितनी हुई, तो ये कहीं डेटा आप कोट कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं, यहाँ पर डिप्टी स्पीकर के बारे में है। तो आर्टिकल 93 ये बोलता है हाउस ऑफ द पीपल मीनली लोकसभा। तो एज सून एज मे बी चूज 2 मेंबर्स। तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द यहाँ पे 2 मेंबर्स को यहाँ पे चूज़ किया जाए, एक स्पीकर के लिए और एक डिप्टी स्पीकर के लिए। और कभी ये ऑफिसेज अगर वेकेंट होते हैं तो द हाउस शैल चूज़ अनदर मेंबर टू बी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो अगर ये यहाँ पर जो सीट्स है वो वैकेंट होती हैं तो हाउस यहाँ पर किसी और पर्सन को यहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बना सकता है। तो ये जो हाउस ऑफ द पीपल के हैं, सिमिलरली यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के लिए भी प्रोविजन है आर्टिकल 178 में, जिसमें ये बोला गया है कि एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट में। तो यहाँ पर आर्टिकल 93 और 178। तो क्या मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि डिप्टी स्पीकर होना चाहिए? तो ऑफकोर्स यहाँ पर जब ये आर्टिकल पढ़ रहा हो तो यही समझ आ रहा है कि मैंडेटरी है। तो आर्टिकल्स 93 एंड 178 यूज़ द वर्ड शेल एंड एज सून एज मे बी। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 93 और आर्टिकल 178 है वो शेल और एज सून एज मे बी की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर सीट जो है वो वैकेंट भी है तो यहाँ पर कोशिश की जाए कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो सीट्स है उनको फिल किया जाए। अब व्हाट आर द टाइम फ्रेम एंड रूल्स फॉर द इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर। तो यहाँ पर अगर कन्वेंशन देखा जाए तो जब फर्स्ट सेशन होता है उसी में मोस्टली इलेक्ट कर लिया जाता है जो भी यहाँ पर स्पीकर होने वाला होता है। अब लोकसभा में जो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है वो गवर्न होता है बाई रूल 8 ऑफ द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। इसमें यह बोला गया है जो इलेक्शन है वो उस दिन होगा जो कि डेट स्पीकर फिक्स करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द रूल द इलेक्शन शैल बी हेल्ड on such date as the speaker may fix and the deputy speaker is elected once a motion proposing his name is carried। और वंस इलेक्टेड जो डिप्टी स्पीकर है वो तब तक ऑफिस में कंटिन्यू रहेगा जब तक डिसोल्यूशन नहीं हो जाता हाउस का। आर्टिकल 94 में ये लिखा है जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं वो ऑफिस को वेकेट कर सकते हैं अगर वो मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल जो हैं वो बेसिकली एमएलए या एमपी नहीं रहते हैं, तो उनकी जो सीट है वो वेकेंट हो जाएगी। अगर वो रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर जो स्पीकर वो डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन देगा और जो डिप्टी स्पीकर वो स्पीकर को रेजिग्नेशन देगा। अब जो पावर्स हैं स्पीकर की, क्या वो डिप्टी स्पीकर को एक्सटेंड होती हैं? तो हाँ, अगर स्पीकर की यहाँ पर सीट वेकेंट हो जाती है या फिर स्पीकर की जगह कभी डिप्टी स्पीकर प्रोसाइड करता है तो यहाँ पर जो स्पीकर की सारी पावर्स होती हैं वो डिप्टी स्पीकर के पास आ जाती हैं। तो आर्टिकल 95 क्लॉज 1 सेज व्हाइल ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वेकेंट द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म बाय द डिप्टी स्पीकर। और इंडिया के जो फर्स्ट स्पीकर थे वो थे जीवी मावलांकर। तो जब उनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद जो डिप्टी स्पीकर थे वो एक्टिंग स्पीकर बन गए थे। तो बेसिकली ऐसा ही होता है। इन जनरल द डिप्टी स्पीकर हैज़ द सेम पावर्स। तो जब यहाँ पर डिप्टी स्पीकर प्रोसाइड कर रहा होता है तो उसके पास बेसिकली वही सारी पावर्स होती हैं जो कि स्पीकर के पास होती हैं। अब अगर कोई डिप्टी स्पीकर बन जाता है तो क्या
वो उसके ऊपर डिफेक्शन का लॉ नहीं लगता है। तो सिर्फ एक ही ऐसा प्रोविज़न है जिसमें यहाँ पर डिफेक्ट नहीं होगा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अगर वो यहाँ पर अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देते हैं। तो नो विद वन स्पेसिफिक एग्जम्पशन, तो वो है पैरा 5 द 10th शेड्यूल जो कि एंटी डिफेक्शन का पैरा 5 है। वो ये बोलता है जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर इसलिए अपनी यहाँ पर पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पर बेसिकली इम्पार्शियल रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेज दैट अ पर्सन हु हैज़ बीन इलेक्टेड स्पीकर डिप्टी स्पीकर शैल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड इफ़ ही बाई रीज़न ऑफ हिज इलेक्शन टू दैट ऑफिस, क्योंकि वो जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बन रहा है तो वो कोशिश ये करना चाहता है कि वो किसी भी पार्टी की तरफ पार्शलिटी ना रखे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से आएगा तो उस पार्टी की तरफ जो उसका इंक्लिनेशन होगा वो ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर वो रेजिग्नेशन दे देगा तो वो हर पार्टी की तरफ उसका किसी भी पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन नहीं होगा और वो सारी पार्टी को इक्वली ट्रीट करेगा। तो वॉलंटरली गिव्स ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी टू विच ही बिलोंग इमीडिएटली बिफोर सच इलेक्शन। और ऐसा तो यूके में कन्वेंशन भी है कि वहाँ पर जो भी स्पीकर होता है वो पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रेजिग्नेशन दे देता है ताकि वो यहाँ पर इम्पार्शलिटी को मेंटेन रखे। अब क्या है, कभी डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट ना करे लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा तो क्या यहाँ पर कोर्ट्स इंटरवीन कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स ऐसे इंटरवीन तो नहीं करते हैं क्योंकि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में यहाँ पर कोर्ट इंटरवेंशन नहीं करते हैं। तो इन जनरल द कोर्ट्स डू नॉट इंटरवीन इन द प्रोसीजरल कंडक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसा कि 122 क्लॉज 1 में लिखा है कि द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर ऑफकोर्स जो जुडिशरी वो पूछ सकती है कि यहाँ पर डिप्टी स्पीकर को अभी तक क्यों नहीं अपॉइंट किया, इतने टाइम से यहाँ पर खाली क्यों है सीट, तो ऑफकोर्स ये तो पूछा ही जा सकता है। अब हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कुशीनगर। तो कुशीनगर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, बुद्धिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट साइट है क्योंकि यहाँ पर जो लॉर्ड बुद्धा थे, गौतम बुद्धा थे, उन्होंने यहाँ पर महापरिनिर्वाणा अटेन किया था। जो कुशीनगर है उसको आइडेंटिफाई किया जाता था कुशीनारा से। अब कुशीनारा ये कैपिटल हुआ करती थी एंशंट मल्ला रिपब्लिक की। मल्ला 16 में से एक महाजनपद मल्ला था। अब ये जो एरिया है ये कुशीनगर का एरिया जो बहुत सारे रूलर्स के पास गया, फॉर एग्जांपल मौर्यास, शुंगास, कुशानास, गुप्तास, हर्षवर्धनास एंड पालास। जो कुशीनगर है बिलीव किया जाता है कि लगभग 12th सेंचुरी तक ये इनहेबिटेड था। फर्स्ट एक्सकेवेशंस कुशीनगर में किए गए अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। तो आपको ये भी पता होगा ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके फर्स्ट डायरेक्टर थे अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसके अलावा जो कुशीनगर में यहाँ पर रिक्लाइनिंग बुद्धा देखने को मिलते हैं क्योंकि जो रिक्लाइनिंग फॉर्म है बुद्धा की वो बहुत कम प्लेसेस में मिलती है और कुशीनगर ऐसा प्लेस है जहाँ पर रिक्लाइनिंग फॉर्म ऑफ बुद्धा मिलती है। अब बुद्धिज़्म टूरिस्ट साइट को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अनाउंस किया था बुद्धिस्ट सर्किट, जिससे यहाँ पर जो और कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया में आए। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि बुद्धिज़्म इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। इसके अलावा 7 ऑफ द 8 मेन बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट भी इंडिया में, लेकिन उसके बाद भी जो बुद्धिस्ट टूरिज्म है इंडिया में उसको उतना बढ़ावा नहीं मिला। वो इसकी वजह से नहीं मिला क्योंकि जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर वो इतना अच्छा नहीं है। तो अब बेसिकली अब गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा बनाया जाए कि यहाँ पर ज़्यादा टूरिज्म आ सके। जो बुद्ध है उनका जन्म हुआ था एज अ प्रिंस सिद्धार्थ गौतमा इन 563 BC इन लुम्बिनी। उसके अलावा उन्होंने 29 साल तक अपने पेरेंट्स के साथ रहते इन द शाक्य कैपिटल ऑफ कपिलवस्तु। फिर उनको जब एनलाइटनमेंट हुआ था उसके बाद अंडर द बोधि ट्री इन बोध गया तो यहाँ पर उनको एनलाइटनमेंट हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था सारनाथ नियर वाराणसी। राजगीर के एरिया में उन्होंने थोड़ा पढ़ाया, उसके बाद वहाँ पर अपने सरमन्स दिए। उन्होंने अपने लास्ट सरमन दिया था वैशाली में। अब यहाँ पर गवर्नमेंट कल्चरल डिप्लोमेसी करने की कोशिश कर रही है क्योंकि देयर इज़ एन अवेयरनेस इन द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में भी अवेयरनेस आ गई है कि यहाँ पर टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से जो इंडिया है वो बहुत सारे टूरिज़्म जो इंडिया को उसको फ़ायदा नहीं मिल पाता, लेकिन जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है वहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा जाना पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रखा है। तो बेसिकली अब इंडिया भी बुद्धिस्ट सर्किट के अराउंड बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कि हम भी यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट को ला सकें। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया हो कि कुशीनगर जो प्लेस है वहाँ पर जो बुद्ध है उन्होंने महापरिनिर्वाणा अटेन किया था जिसका मतलब होता है अल्टीमेट साल्वेशन। फिर कुशीनगर कुशीनारा के नाम से जाना जाता था, लगभग 12th सेंचुरी तक यहाँ पर इनहेबिट थी। मल्लास की कैपिटल हुआ करती थी। यहाँ पर बुद्धा जो है वो रिक्लाइनिंग फॉर्म में है। इसके अलावा जो बुद्धा का जो नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लगभग 29 साल की एज तक वो साक्य कैपिटल ऑफ कपिलवस्तु में रहे थे। फिर उनको एनलाइटनमेंट हो गया था अंडर द बोधि ट्री द बोध गया। उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था वाराणसी, सारनाथ नियर वाराणसी, और लास्ट सरमन दिया था इन द वैशाली। अब हम आगे चलते हैं। ये जो आर्टिकल है ऑन सिक्योरिटी रॉन्ग आंसर। अब यहाँ पर बीएसएफ की जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया गया है, 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया गया और गुजरात में 80 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया गया। अब ऑथर ने ये बोला है कि ठीक है या फिर गलत है, तो क्यों गलत है? क्या
बीएसएफ की पावर बढ़ाने से सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, एक इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। इसके अलावा जो बीएसएफ है, क्या वो स्टेट पुलिस फोर्सेस से ज़्यादा क्वालिफाइड है सिविलियन एरियाज़ में डील करने से? इवन इफ इट्स बेटर क्वालिफाइंग, अगर ये बेटर क्वालिफाइंग है भी, तो यहाँ पर जो पुलिस में जो प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर पुलिस की जो प्रॉब्लम है उसमें पुलिस में रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि उनकी जो पावर है वो आप यहाँ पर बीएसएफ को दे दो, ठीक है। अब ऑफकोर्स सिक्योरिटी कंसर्न्स तो हैं, क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान आ चुका है, इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ बना हुआ है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स तो हैं। लेकिन उस सिक्योरिटी कंसर्न का ये आंसर नहीं कि आप यहाँ पर बीएसएफ की जुरिस्डिक्शन बढ़ा दो। तो दैट इंडिया इज़ फेसिंग हाइटेंड सिक्योरिटी थ्रेट्स इज अनडेनाइबल। लेकिन आपका ये कहना है कि आपने यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने की कोशिश की, लेकिन यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर स्टेट की अपनी अलग प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर गुजरात में कोस्टल स्मगलिंग की प्रॉब्लम है, जम्मू कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, पंजाब में स्मगलिंग और ड्रोन ड्रॉप्स की प्रॉब्लम है, असम में इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हर स्टेट में प्रॉब्लम अलग है, तो आप हर वन फिट वाला सोल्यूशन कैसे दे सकते हो कि यहाँ पर एक अप्रोच सबको फिट कर जाएगी। द रीसेंट ड्रग सीजर्स, अब यहाँ पर गुजरात में अडानी पोर्ट में यहाँ पर जो ड्रग की प्रॉब्लम है, तो इसको तो कस्टम डिपार्टमेंट और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस देखेगा, ना कि बीएसएफ। अगर आपने यहाँ पर जूरिसडिक्शन बढ़ा भी दिया, और उस समय तो जूरिसडिक्शन जो था यहाँ पर बीएसएफ का 80 किलोमीटर था, लेकिन उसके बाद भी ये जो ड्रग की प्रॉब्लम है ये तो बीएसएफ नहीं दूर कर सकता ना। तो यहाँ पर बेसिकली जिस स्टेट की जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, ना कि आप यूनिफॉर्म अप्रोच लगा दो सब में। दूसरी बात ये, द BSF has had only limited success in downing drones when sighted in both जम्मू एंड पंजाब। तो जम्मू और पंजाब में यहाँ पर ड्रोन्स को डाउन करने की जो सक्सेस है बीएसएफ के पास, ये भी लिमिटेड है। रादर देन एक्सटेंड टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन, तो यहाँ पर टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन ना बढ़ाने के बजाय क्या करना था, बीएसएफ की जो टेक्नोलॉजी है, जो बीएसएफ की कैपेबिलिटीज है, उसे बढ़ाने की ज़रूरत थी। क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन में नो डाउट यहाँ पर इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जो बीएसएफ है वो बहुत अच्छा इंटेलिजेंस में। लेकिन जो इलीगल माइग्रेशन है वो एक अलग प्रॉब्लम है, और इलीगल माइग्रेशन को डील किया जाता है जब यहाँ पर जो इंडिया और नेबर्स है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन हो, पहला पॉलिटिकल लेवल पे और दूसरा सिक्योरिटी लेवल पे। अब जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया, फिर म्यांमार रिफ्यूजी को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा था, जो डिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे वो उनको रख रहे थे। तो हैव रेज्ड आवर नेबर्स हैकल्स। तो इसके अलावा जो कॉपरेशन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है SCCA की वजह से। जो बांग्लादेश है वो भी NRC के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट्स देता रहता है। तो अब हम कोशिश ये सोचें कि जो BSF है वो इस प्रॉब्लम को दूर कर देगा, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेबर्स के साथ हमें कोऑर्डिनेटेड एक्शन रखें। आगे चलते हैं। अब इसके अलावा अगर आप BSF को यहाँ पर सिविलियन जूरिसडिक्शन में डाल दोगे कि वो सिविलियंस के साथ, जो BSF वो ट्रेंड नहीं होते हैं सिविलियंस के साथ वो इंगेज करने के लिए, तो हो सकता है कि वो सिविलियन के साथ इंगेज ना कर पाए, जिसकी वजह से एक सिविलियन रिसेंटमेंट यहाँ पर जनरेट हो जाए। तो द लेटर स्टेप नॉट ओनली रेजेस द रिस्क ऑफ सिविलियन रिसेंटमेंट, इवन क्लैशेस, गिवन दैट द BSF इज नॉट ट्रेन टू ऑपरेट इन रेसिडेंशियल एंड और मार्केट एरियाज। जो BSF है वो यहाँ पर ट्रेन नहीं है रेसिडेंशियल एरियाज में लोगों से डील करने के लिए। अगर पास्ट 2 ईयर्स में देखा जाए, जो होम मिनिस्ट्री वो बहुत कोशिश कर रही है कि जो स्टेट की पावर को कैसे ओवरराइड किया जाए। हमारी पुलिस में प्रॉब्लम है, नो डाउट पुलिस में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर पुलिस में रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, ना कि उनका जूरिसडिक्शन जो है कि उनकी जगह BSF का जूरिसडिक्शन एक्सटेंड कर दिया जाए। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक फोर्स को दूसरी फोर्स के अगेंस्ट पिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टेट पुलिस फोर्सेज हैव इंक्रीजिंगली बिकम आर्म्स ऑफ रूलिंग पॉलिटिशियंस इंस्टेड ऑफ अपहोल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो यहाँ पर जो पुलिस फोर्सेज हैं वो क्या करते हैं, वो रूलिंग पॉलिटिशियंस की तरफ हो जाते हैं, ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को अपहोल्ड करते हैं। तो आंसर यही है कि यहाँ पर कोशिश की जाए जो पुलिस है वो किसी पपेट की तरह काम ना करे, बल्कि अकाउंटेबिलिटी हो उसकी, और यहाँ पर रूल ऑफ लॉ का बेसिकली रूल होना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली इट अपीयर्स दैट द लॉ कोर्ट्स आर डूइंग मोर ऑन दीज ट्विन इश्यूज देन द यूनियन होम मिनिस्ट्री। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है इसमें एक फैब इंडिया है। तो फैब इंडिया ने एक ऐड बनाया हुआ दिवाली की क्लोथिंग लाइन पर, तो उसमें इन्होंने जश्न रिवाज ऐसा टाइटल दे दिया होगा। अब इन्होंने जश्न रिवाज टाइटल दे दिया तो वो उर्दू वर्ड है। अब यहाँ पर एक MP है, उनका ये कहना है कि जो क्लोथिंग ब्रांड है ये हिंदू फेस्टिवल का ब्राह्मणाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑथर ने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताया है कि कैसे हेट और बिगेट्री होती है सोशल मीडिया की वजह से, वो कैसे बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। फिर क्लोथिंग ब्रांड ने अपना ये ऐड हटा दिया, ये सारी बातें तो बेकार की हैं, ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो हेट और बिगेट्री है वो सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती है, और इसमें कोई अगर MP या MLA ऐसा कोई पोलराइजेशन वाला स्टेटमेंट दे देता है तो और ज़्यादा एम्पलीफिकेशन हो जाता है। ये आर्टिकल हमने डिस्कस करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब हाउ टू डिलीवर अब्रॉड, ये आर्टिकल है इस बारे में कि जो हमारे डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, तो हम डेवलपमेंट कोऑपरेशन तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है।
जैसे कि इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इंडिया ने असिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिया डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ऑन एवरेज इंडिया ने लगभग $6.48 बिलियन का असिस्टेंस दिया है। हमें असिस्टेंस मिला भी है $6.09 बिलियन का, लेकिन हमने बहुत सारा असिस्टेंस दिया भी है। तो इंडिया बहुत सारे प्रोग्राम्स को, इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है अफ्रीका और एशिया में। इंडिपेंडेंस से पहले से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इस प्रोसेस में कोई भी इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन नहीं है, तो हमें एक फर्म इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन की ज़रूरत है। इंडिया कुछ नेशन में से एक पहला नेशन था जिसने 1952 में इंडिया एड मिशन लॉन्च किया था नेपाल में। उसके बाद हमने एक इंडियन कोऑपरेशन मिशन लॉन्च किया। और इंडिया जो है वो OECD मेंबर्स की तरह एड नहीं देता, हम बेसिकली डेवलपमेंट में कोऑपरेशन करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं। तो एड नहीं कि हमने ऐसे आपको एड दे दी, नहीं, यहाँ पर हम कोऑपरेशन करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम मेनली पार्टनर को इक्वल की तरह देखते हैं। The first effort by India to shape a framework was in 2003 with the announcement of the India Development Initiative। तो 2003 में हमने इंडिया डेवलपमेंट इनिशिएटिव की बात की। उसके बाद हमने इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम की बात की, ताकि हम जो क्रेडिट लाइंस देते हैं, हम लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं, सॉफ्ट लोन्स देते हैं, हम उनको मैनेज कर सकें। इंटरेस्टिंगली इंडियाज डेवलपमेंट कोऑपरेशन हैज़ कन्वर्ज्ड। तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर ने बोला कि इंडिया की जो डेवलपमेंट कोऑपरेशन है वो 5 मोडालिटीज़ उसमें होनी चाहिए। अब 5 मोडालिटी, फॉर एग्जांपल आप कहीं भी डेवलपमेंट कोऑपरेशन कर रहा है इंडिया, तो उसमें 5 मोडालिटीज़ होनी चाहिए। पहली, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है आपको। दूसरा, कंसेशनल फाइनेंस देना है। तीसरी, टेक्नोलॉजी शेयरिंग करनी है। चौथा, ग्रांट देना है। और कहीं पर अगर आप ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री एक्सेस दे सकते हो तो वो देना। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश को हम साफ्टा के अंदर यहाँ पर ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री एक्सेस देते हैं। तो ये सारी चीज़ें करनी है अगर हमें डेवलपमेंट कोलैबोरेशन करना है। तो इन मोडालिटीज़ को हमने बहुत जगह अपहोल्ड भी किया है। फॉर एग्जांपल मोजाम्बिक में, तो इन मोजाम्बिक के फॉर इंस्टेंस सपोर्ट फॉर सोलर पैनल प्रोडक्शन, तो वहाँ पर सोलर पैनल प्रोडक्शन के लिए हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की उनके साइंटिस्ट की। इसके अलावा लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, ग्रांट दिया। ऐसे ही जब शुगर यूनिट्स को इथोपिया में रिवाइव करना था, तो उसके लिए हमने बेटर क्वालिटी जंप प्लाज्म दिया, उनको न्यू टेक्नोलॉजी दी, उनको ये बताया कि सपोर्ट दिया कि आपको पैकेजिंग कैसे करनी है। इसके अलावा अगर यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं वो अगर अब्रॉड में उनको कोई डेवलपमेंट कोऑपरेशन करना है, तो इसके लिए वो फंड सॉवरेन तरीके से भी ला सकते हो, नॉन सॉवरेन विंडो से भी ला सकते हैं। तो हम बेसिकली सॉवरेन तरीके से यहाँ पर फंड को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बोला है कि अभी हम बेसिकली एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक से कोशिश करते हैं कि हम ग्लोबल रिसोर्सेज को रेस कर सकें। लेकिन अब हम यहाँ पर दूसरा स्टेप भी ले सकते हैं कि नॉन सॉवरेन विंडो से यहाँ पर हम फंड रेस करने की कोशिश करें, जो कि ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ज़्यादा बैंडविड्थ देता है। और इन फंड को हम हेल्प कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ पे। द प्रपोज न्यू एंटिटी, इसके अलावा जो नई एंटिटी बनेगी वो सोशल एंटरप्राइजेस को, जो इंडिया के सोशल एंटरप्राइजेस हैं उनको सेलेक्ट करने की कोशिश करेगी, जो कि दूसरे कंट्रीज़ में यहाँ पर ऑपरेट कर सके। तो इट कैन सपोर्ट पार्टनर कंट्रीज इन कॉम्बैटिंग नेचुरल डिजास्टर्स। तो हम बेसिकली डेवलपमेंट कोलैबोरेशन कर सकते हैं जो और कंट्रीज़ हैं। और बाकी कंट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि पैंडमिक के बाद यहाँ पर एक डेवलपमेंट को री इन्विगोरेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। जो OECD, इसके अलावा जो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो फंड्स देते हैं, लेकिन जो फंड्स होते हैं वो इतने एडेक्वेट नहीं होते, वो बेसिकली इनएडेक्वेट होते हैं। तो यहाँ पर इंडिया का रोल बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये हाई टाइम है जो इंडिया है वो अपने डेवलपमेंट फाइनेंस एपरेटस को यहाँ पर रीस्ट्रक्चर करे और डीपर एंगेजमेंट करने की कोशिश करे, जो एशिया में कंट्रीज़ हैं, जो अफ्रीका में कंट्रीज़ हैं, ताकि जो हमारा कोलैबोरेशन उनके साथ ज़्यादा बढ़ सके। अब हम आगे चलते हैं। रशिया हैड वर्क फॉर ईयर्स टू स्टैब्लिश कॉन्टेक्ट्स विद द तालिबान। तो रशिया ने तालिबान के साथ बहुत टाइम से कॉन्टेक्ट्स बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन रशिया ने तालिबान को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर डेजिग्नेट कर रखा है 2003 से ही। और अभी तक यहाँ पर जो तालिबान है वो टेरर लिस्ट में ही है रशिया की, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो रशिया है वो बातचीत कर रहा है तालिबान से। अब यहाँ पर मॉस्को फॉर्मेट में टॉक्स चल रही थी, बेसिकली इंडिया भी इसका पार्ट है। तो इन्होंने यूनाइटेड नेशंस डोनर कॉन्फ्रेंस से ये बोला है कि कंट्री को हेल्प किया जाए, यहाँ पर तालिबान अफगानिस्तान को हेल्प किया जाए इकोनॉमिक कोलैप्स से बचाने के लिए, और ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ को रोकने के लिए यहाँ पर तालिबान को हेल्प करना ज़रूरी है, ताकि जो अफगानिस्तान है उसको वापस से बिल्ड किया जा सके। अब यहाँ पर जो EU का ह्यूमन राइट्स प्राइज़ है वो रशिया के अपोजिशन लीडर एलेक्सी नेवल्नी को दिया गया। अब इसकी वजह से जो EU और रशिया के रिलेशंस वो और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने डेटिंग की, जिससे इनको ये पता चला है कि कोलंबस नहीं बल्कि वाइकिंग्स हैं, जो कि पहले ऐसे लोग हैं जिन्होंने अटलांटिक को क्रॉस किया था 1000 साल पहले। अब इन्हें ये बात कैसे पता चली है, तो एक नई डेटिंग मेथड इन्होंने यूज़ किया है। इस नई डेटिंग मेथड में क्या होता है, जो ट्री की एनुअल ग्रोथ रिंग्स होते हैं, तो सोलर स्टॉर्म्स जो होते हैं, तो सोलर स्टॉर्म्स की वजह से एक डिस्टिंक्टिव रेडियो कार्बन सिग्नल जनरेट हो जाता है, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि ये किस टाइम का होगा। तो ये आपको ट्री के ग्रोथ रिंग्स तो दिख रहे हैं, और इसमें उस समय जो सोलर स्टॉर्म्स होंगे उसकी वजह से यहाँ पर एक डिस्टिंक्टिव रेडियो सिग्नल जनरेट हो जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि ये जो टाइम है कब का होगा। द न्यू डेटिंग मेथड रिलाइज ऑन द फैक्ट दैट सोलर स्टॉर्म्स प्रोड्यूस अ डिस्टिंक्टिव रेडियो कार्बन सिग्नल इन द ट्रीज एनुअल ग्रोथ रिंग्स। इट वॉज नोन कि सिग्निफिकेंट सोलर स्टॉर्म होता है जो कि एक पर्टिकुलर रेज जनरेट करता है, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि ये
कब का टाइम होगा। और ये पता किया गया है कि लगभग जो वाइकिंग्स हैं उन्होंने अटलांटिक सबसे पहले क्रॉस किया होगा। जो वाइकिंग्स है वो कौन है, तो आपने वाइकिंग सीरीज़ भी देखी हुई। तो द वाइकिंग्स और नॉर्ड्स पीपल वर सी फेयरर्स, तो बेसिकली सी फेयरर्स होते थे जिनका स्कैंडिनेवियन ज़्यादा कंट्रीज़ में रहते थे, जो कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क जैसे कंट्री, तो इन कंट्रीज़ में ये रहते थे। इसके अलावा जो यूरोप में भी गए तो कहीं पर ये कॉलोनाइज़ करते थे, कहीं ये ट्रेड करते थे, कहीं रेड करते थे। इसके अलावा इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोटिंग स्किल्स थी, नेविगेशन स्किल्स थी, और इन्होंने आइलैंड और ग्रीनलैंड जैसे कंट्रीज़ में भी इन्होंने अपना सेटलमेंट रखा था। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो टेस्ला है वो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट से कह रही है कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपोर्ट करेंगे तो आप ड्यूटी कट करो। जो फॉक्सकॉन है ताइवान जायंट है, तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बिजनेस में आ रहा है, तो इंडिया में भी कोशिश करे कि इंडिया में भी इनका हो पाए ये बिजनेस। तो ताइवान टेक जायंट फॉक्सकॉन इज लुकिंग एट मेकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन यूरोप, इंडिया एंड लैटिन अमेरिका, इंक्लूडिंग इनडायरेक्टली कोऑपरेटिंग विद जर्मन ऑटोमेकर्स। इसके अलावा जो फेसबुक है वो प्लान कर रहा है कि एक नया ग्रुप नेम होना चाहिए। तो पहली बात तो ये मेटावर्स बना रहा है। मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये चाह रहा है कि एक होल्डिंग कंपनी हो जिसका, जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल है, गूगल की एक होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट है, तो वैसा ही ये भी कुछ करने का प्लान कर रहे हैं। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आए। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।